नमस्ते। अ- आज हम मनोविज्ञान का अर्थ समझेंगे। मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान का अर्थ कैसे आया? मनोविज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से उपयोग है? इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं जो मनोविज्ञान है उसका अर्थ समझाना चाहूँगी। जो मनोविज्ञान है व्यवहार व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान का हमारे समाज में एक बहुत बड़ा अहम रोल है। आज आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं या हायर स्टडीज़ जो कॉलेजेस होते हैं उनमें काउंसलिंग की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। क्योंकि जो आजकल का जो सिनेरियो है शिक्षा के क्षेत्र में, वो थोड़ा-सा क्या है कि काफ़ी ज़्यादा हायर है और बच्चे काफ़ी बार असफल होते हैं, फिर सफल होते हैं। तो ये प्रक्रियाएँ दिन-ब-दिन चलती ही रहती हैं और बच्चे कुछ टेंशन, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट आदि सिचुएशन से घिर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि इसे किस तरीके से पार किया जाए या किस तरीके से इनसे बाहर निकला जाए। इसलिए आजकल स्कूल्स हो गए, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हो गए, वहाँ पर काउंसलिंग की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। तो इसी तरीके मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जो मानसिक प्रक्रियाएँ हैं और व्यवहार है, इन दोनों का एक दूसरे से काफ़ी गहरा संबंध है। जो मानसिक प्रक्रियाएँ होती हैं, वो 2 तरह की हो सकती हैं, चाहे वो नकारात्मक हो सकती हैं और सकारात्मक भी हो सकती हैं। जो जो नकारात्मक नकारात्मक मानसिक प्रक्रियाएँ होती हैं, जिनसे कुछ न कुछ समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जो हमारी मानसिक सक्रियाओं को या प्रक्रियाओं को बाधित करती हैं और जैसे कोई चिंतन हो गया या कोई सफलता असफलता का कोई भय हो गया या कोई भी स्ट्रेस या टेंशन जो होता है, वो किस मानसिक स्थिति से गुजरता है और उस मानसिक स्थिति के थ्रू जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे ही हम वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जब व्यक्ति के सकारात्मक इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जो सकारात्मक इम्पैक्ट होता है उससे जब एक जब व्यक्ति सफल होता है या जो वो चाहता था वो उसे मिल जाए, तो एक सकारात्मक इम्पैक्ट को हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो उसके ब्रेन में यानी मानसिक जो क्रियाएँ हैं, उसमें एक अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे उसका जो व्यवहार है, उसे हम देख सकते हैं। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेगा उन चीज़ों को लेकर और उससे वो अपनी लाइफ को एक अच्छे वे में देखेगा और एक सफल व्यक्ति के तौर पे अपने आप को एक राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहेगा। तो इस तरीके से इसका जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और इसमें जो एक ही इम्पैक्ट होता है या एक ही फैक्टर होता है, जैसे व्यवहार है और मानसिक प्रक्रिया है, इन दोनों का ही फैक्टर काफ़ी अहम रोल होता है। ये मान लीजिए एक दूसरे के म्यूचुअल होते हैं, यानी इसको इसके बिना डिफाइन नहीं कर सकते और इसे इसके बिना डिफाइन नहीं किया जा सकता। यानी हम एक ही फैक्टर का अध्ययन नहीं कर सकते इस मनोविज्ञान में। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि मानसिक प्रक्रियाओं को हम खुद फ़ील कर सकते हैं, लेकिन इसका अध्ययन नहीं कर सकते। इसका अध्ययन हम व्यवहार के थ्रू ही कर सकते हैं। दूसरा है मनोविज्ञान का अंग्रेजी में अर्थ साइकोलॉजी होता है। शब्द की उत्पत्ति शब्द की मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइकी और लोगस से हुई। ये एक लैटिन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है और जो साइकी है, इसका अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी
इन दोनों को अगर हम मिला के देखेंगे तो इसका अर्थ निकलता है आत्मा का अध्ययन। अब आत्मा का अध्ययन आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये इसका ओरिजिनेट हुआ है यहाँ से, आत्मा का अध्ययन। अब आत्मा आपको जैसे ये दिख रहा होगा कि ये आत्मा और ये अध्ययन, ये आत्मा का अध्ययन, इसे इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी और हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। अब इसको हर चीज़ का कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट होता है, यानी कहीं ना कहीं से उद्गम होता है। तो ये आत्मा का जो विज्ञान है ये उद्गम है। इसका ओरिजिनल अगर हम मीनिंग मान के चलते हैं तो इसका मीनिंग ये नहीं होता, ये सिर्फ इसका उद्गम है कि हाँ यहाँ से इसकी अध्ययन शुरू हुआ था, इसलिए आज हम इसको बोलते हैं कि ये आत्मा का अध्ययन। लेकिन धीरे धीरे इसके जो मीनिंग था या इसका जो स्ट्रक्चर था वो धीरे धीरे चेंज होता गया। बहुत सारे जो वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने आगे इस पर अध्ययन किया, कुछ असफल हुए, कुछ सफल हुए, फिर उन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो इस तरीके से जो इसका अर्थ था वो धीरे धीरे क्या होता गया, परिवर्तित होता गया, और लास्ट में एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बनी जो सार्वभौमिक थी और इसे यूनिवर्सल तरीके से एक्सेप्ट किया गया, और हर मनोविज्ञान ने इसकी इस परिभाषा को एक्सेप्ट किया, हाँ ये यूनिवर्सल है और इसका जो अर्थ है वो हर फैक्टर पर सटीक बैठता है। तो हम इसके जो बदले हुए रूप हैं या जो बदली हुई परिभाषाएं हैं, किस तरीके से किस मनोवैज्ञानिक ने आगे इसे दिया, इसे हम आगे चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। इसके लिए आगे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। ये है, आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई। मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तू के समय हुई। इसकी जो शुरुआत हुई थी यानी जो स्टडी हुई थी वो अरस्तू के समय स्टार्ट हुई थी, यानी काफ़ी हजारों साल पहले। ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में धीरे धीरे एक दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसे दर्शन शास्त्र की से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय बनाया गया। जिसे आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके भी कई सारे सब सब्जेक्ट्स होते हैं, और बहुत सारे व्यक्तियों का इंटरेस्ट उनमें अलग अलग तरीके से होता है। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर ना होके पर सब्जेक्ट्स के फॉर्म में ज़्यादा देखा जाएगा। जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में स्टेट फिजिक्स होती है, सॉलिड स्टेट्स होती है, क्वांटम फिजिक्स होती है, क्लासिकल फिजिक्स होती है, तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो इसी तरीके से जो दर्शन शास्त्र था एक फिलोसॉफी था, इसका एक सब पार्ट था ये, तो इस पर ज़्यादा फोकस किया गया, लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट था मनोविज्ञान पे, साइकोलॉजी पे। तो धीरे धीरे क्या है, इसको एक अलग फॉर्म में देखा जाने लगा कि हाँ ये साइकोलॉजी है और इसमें अध्ययन करने का हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट ना मिलके मतलब इस पे अध्ययन के चांसेस थोड़े ज़्यादा थे, जो हमारे सामाजिक जीवन से काफ़ी जुड़ा हुआ था। ठीक है, हम आगे चलेंगे। मनोविज्ञान के अर्थ को समझने के चरण, जैसे मैंने आपको बताया कि आत्मा का विज्ञान, साइकी प्लस लोगस इक्वल्स टू, साइकी का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। लेकिन आत्मा को डिफाइन करना एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो इसकी जो डेफिनेशन थी धीरे धीरे चेंज हुई, साल ब साल, शताब्दी दर शताब्दी इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ, इसके कई चरण हुए। अब इनके चरणों को हम डिस्कस करेंगे। आत्मा का विज्ञान, द साइंस ऑफ सोल, इसका समर्थक करने वाले थे प्लेटो और अरस्तु, यानी जो स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल मैंने आपको बताया अरस्तु है, तो इन्हीं का साथ दिया था प्लेटो ने। इससे अगर हम समझा जाए तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है।
इसका प्रचलन 16वीं शताब्दी में हुआ, यानी अगर हम देखा जाए तो स्टार्टिंग अगर हम देखते हैं तो इसका स्टार्टिंग जो हुई थी वो थी 16वीं शताब्दी, यानी इसको उस टाइम से उठा के और इस टाइम से इसका वापस अध्ययन करना स्टार्ट हुआ और प्रकृति की संदर्भ में अत्यधिक शंका उत्पन्न होने लगी। यानी जो एक आत्मा का स्ट्रक्चर्स होता है, इसे एक समझना, हमें नहीं पता कि आत्मा है या नहीं। इसकी स्पष्ट परिभाषा, उसके स्वरूप, इसके रंग रूप, इसके आकार, इसकी स्थिति, इसकी विधियों को स्पष्ट करने में असफल रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया जिस तरीके से कि आत्मा जो है, हमें नहीं पता कि वो है, एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये दिखती भी है या नहीं दिखती है, हमें नहीं पता। तो इसका अध्ययन किस तरीके से करें? कोई भी चीज़ का अध्ययन अगर हम करते हैं तो उसके लिए वो पर्टिकुलर थिंग्स होनी चाहिए जिस पर हम अध्ययन करना चाहते हैं। लेकिन ये एक कॉन्फ्लिक्ट थिंग थी, हमें नहीं पता कि हम ये एग्जिस्ट करती भी या नहीं करती है। तो इसकी हर चीज़ को, यानी इसकी परिभाषा को, इसके स्वरूप को, इसके रंग रूप को हमें नहीं पता, इसका कलर कैसा होता है, इसका आकार क्या होता है, ये किस तरीके से, इस पर कौन कौन सी विधियाँ एप्लीकेबल होती हैं। तो ये सब फैक्टर एब्सेंस होने की वजह से ये थोड़ी सी असमंजस सी स्थिति थी। इसीलिए जो मनोवैज्ञानिक थे, इनके पास कोई फैक्ट नहीं थे इसे प्रूव करने के लिए। तो 16वीं शताब्दी में इस परिभाषा को 16वीं शताब्दी के अंत तक इसे अस्वीकार किया गया। तो ये डेफिनेशन भी एक तरीके से रद्द मानी गई कि हाँ, इसका प्रूफ करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अब 16वीं शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी में एक नई डेफिनेशन दी गई जो सिमिलरली एज इट इज ही थी, लेकिन थोड़ा सा मिला जुला रूप ही मान के चली। दूसरा था मन या मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। इसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में हुई और इसके जो समर्थक थे पोम्पनोजी, जनरली 1793 के अप्रोक्सीमेट ये ओरिजिनेट हुआ था और इटली से संबंधित थे ये। इसमें कई कठिनाइयां उत्पन्न हुई जो आत्मा के विषय में थी। इसमें भी वही कठिनाइयां उत्पन्न हुई जो आत्मा के विषय में थी। इसकी प्रकृति के स्वरूप को समझाने में, स्पष्ट करने में निर्धारित नहीं कर सके, अतः यह परिभाषा भी क्या हो गई, अमान्य हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि आत्मा की रंग रूप, स्थिति, उसका आकार, इसे हम नहीं समझ सकते। इसी तरीके से जो मन और मस्तिष्क है, एक तरीके से मैंने आपको ये शुरुआत में बताया था कि जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, यानी मन और मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। तो आपने देखा कि जो, जैसे मैंने बोला आपको कि नकारात्मक और सकारात्मक हमारे अंदर जो फैक्ट या इम्पैक्ट आते हैं, या जो भी हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो सिर्फ हम खुद समझ सकते हैं। या हम खुद भी नहीं समझ पाएंगे तो हम खुद भी तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक कि हमारा व्यवहार हमें खुद समझ में नहीं आए, या सामने वाला हमें ना बोले कि आपका व्यवहार किस तरीके से है, आपका व्यवहार सामाजिकता के अनुसार है या नहीं है, या आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो सिर्फ एक फैक्टर को लेके आप इसका अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि मस्तिष्क में किस तरीके की संक्रियाएं चल रही हैं हमें नहीं पता, या हम इस पर अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब हमें व्यवहार के थ्रू ही पता चलता है। जब तक भाई मान लीजिए आपके माइंड में नकारात्मक इम्पैक्ट है, तो ये सिर्फ एक नेगेटिव हार्मोन बन रहे हैं। ये सब कुछ आपको, आपका जो माइंड है वो आपको इस वेन्स और इन आर्टरीज के थ्रू आप इस व्यवहार को किस तरीके से डील करते हैं, ये समाज ही या हम अपने आप को समझा पाते हैं कि हाँ, ये नकारात्मक है या सकारात्मक है। लेकिन मन और मस्तिष्क को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, तो ये डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल था, जैसा कि आत्मा में था। इसीलिए ये परिभाषा भी क्या हो गई, अमान्य हो गई। इसके बाद मनोविज्ञान के अर्थ को समझने का चरण 2, यह आएगा चेतना का विज्ञान। अब आएगा चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कंसाइसेंस। इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई। इसके समर्थक थे वाइब्स,
विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली। इसकी जो डेफिनेशन दी गई थी ये एक 19वीं शताब्दी में, आधे 17 से डायरेक्ट जंप करके 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने कुछ समय लिया, क्योंकि जो दो फैक्ट पहले निकल चुके थे उनको डिफाइन करना और उसके बाद कुछ फैक्टर ढूंढना, इसमें काफ़ी समय लगा। इसलिए 19वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई और इस मत पर मनोवैज्ञानिकों में मतभेद हुए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि चेतन मन है। चेतन मन के अतिरिक्त अर्धचेतन और अचेतन मन भी होते हैं। अचेतन का अर्थ होता है स्वप्नावस्था और अर्धचेतन का मतलब होता है विषुप्तावस्था। स्वप्नावस्था और विषुप्तावस्था दोनों मनुष्य को प्रभावित करते हैं। सीमित अर्थ में होने के कारण यह भी असफल रहा। ये समझाना ये चाह रहा है कि इसने बोला है कि जो चेतना का जो विज्ञान है, यानी जो कंसाइज माइंड है, यानी जो हम वास्तविकता में जीते हैं, वास्तविकता में करते हैं, या आज हम दिनचर्या में जो भी काम करते हैं, मान लीजिए आप आगे पीछे सोचते हैं कि ये अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो ये सही होगा या ना होगा, या आपके माइंड पे आपका कंट्रोल होता है, तो इसे हम चेतन मन बोलते हैं, यानी हम जो दिनचर्या में करते हैं। लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर फैक्ट को इन्होंने डिफाइन किया, तो वैज्ञानिकों ने बोला कि जैसे आपने पढ़ा होगा सिगमंड फ्राइड, इन्होंने ही जनरली मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो जो चेतन मन है, इसके अलावा 2 मन और होते हैं, जो होते हैं अर्धचेतन और एक होता है अचेतन। जो अचेतन मन होता है, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, एक वो जिद करता है कि उसे आइसक्रीम खानी है तो खानी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे वो रोएगा, उठेगा, पड़ेगा या चोरी करेगा, उसे कैसे भी लेनी है तो लेनी है, यानी उसकी अपनी इच्छा शक्ति पे कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है, और इसके अलावा इसे हम लोग जो अचेतन मन होता है इसे स्वप्नावस्था भी कहते हैं। स्वप्नावस्था का मतलब होता है काल्पनिक जीवन, यानी जैसे मान लीजिए कोई सोचता है कि मैं आईएएस बन जाऊं, सपने में ही सोच रहा है कि हाँ मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, ख्याली पुल, जिसे हम ख्याली पुलाव बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके का ही ये स्वप्नावस्था होती है। ठीक है, अचेतन अवस्था, विषुप्त अवस्था, जैसे मान लीजिए बहुत बार हम बोलते बोलते अटक जाते हैं या कुछ चीज़ भूल जाते हैं या हकला जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम कई चीज़ें रख के भूल जाते हैं, तो ये एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो ये दोनों ही फैक्ट भी चेतन मन के अलावा 2 थिंग्स और होती हैं, जो होती हैं अचेतन मन और अर्धचेतन मन। ये दोनों फैक्ट भी मनुष्य को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इस फैक्ट के अलावा भी। यानी ये तीनों फैक्ट को ऐड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो कि सिर्फ एक फैक्ट को ही ऐड किया गया, इसीलिए ये डेफिनेशन भी क्या हो गई, अमान्य हो गई, असफल हो गई, क्योंकि सीमित अर्थ के कारण। ये मतभेद हुआ है, मैंने आपको बताया ये मतभेद हुआ है, क्योंकि इस फैक्ट को और इस फैक्ट को ऐड नहीं किया गया था, क्योंकि ये दोनों भी हमारे व्यवहार को इम्पैक्ट यानी प्रभावित करते हैं। जैसा आपने देखा होगा बहुत बार हम कई चीज़ों को रख के भूल जाते हैं, फिर थोड़ा बाद हम थोड़ा जोड़ देते हैं तो याद भी आता है, तो ये चेतन मन वाला बात हो गई है। कई बार हम घबरा जाते हैं या किसी चीज़ को देख के हमारे अंदर वो पुरानी जो चीज़ आती है वो सामने आना चाहती है, चाहे वो आंसुओं के थ्रू हो या कोई भी फीलिंग्स के थ्रू हो, डर हो गया या फिर कहीं से भागना हो, हमें उस जगह से जाना है, जैसे हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हम सोचते हैं कि हम चले जाएं यहाँ से। तो ये सब फैक्ट ऐड होना ज़रूरी था, जो ऐड नहीं हुए थे, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उसके बाद फोर्थ, जो कि सबसे सही डेफिनेशन है, व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ये 20वीं शताब्दी में हुई थी और ये समर्थक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, वॉटसन, वुडवर्थ और स्किनर। व्यवहार जो होता है वो बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का होता है। आंतरिक और बाह्य ये हम आगे पढ़ेंगे कि व्यवहार किस तरीके का होता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगी। जो व्यवहार होता है आंतरिक और बाह्य, बाह्य का मतलब हमारे समाज में किस तरीके का एनवायरनमेंट है, हम बाहर से क्या क्या सीखते हैं, जैसे पेड़ पौधों को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं। ठीक है, और
हमारे परिवार में किस तरीके का माहौल है, हमारे विद्यालय में किस तरीके का माहौल है, हम वहाँ कैसा सीखते हैं, वो हमें किस तरीके की शिक्षाएँ देते हैं। तो ये सभी फैक्टर बाह्य व्यवहार में आते हैं। मान लीजिए किसी परिवार में क्लेश है, गृह कलेश है, किसी तो वहाँ का जो बच्चा होगा थोड़ा-सा चिड़चिड़ा होगा, थोड़ा कुंठा का शिकार होगा। और वहीं अगर किसी परिवार में एक एक अच्छा माहौल है, बड़ों का अपनापन है, प्यार है, तो उस बच्चे का जो विकास होगा, उसके व्यक्तित्व में हमें ऑटोमैटिकली दिखाई देगा कि हाँ, इसका विकास सकारात्मकता की ओर हो रहा है, नकारात्मक की तरह नहीं। उसके बाद आंतरिक अनुभूति, मैंने बताया आपको कि आंतरिक अनुभूति का मतलब जो उसने उसके जो बाहर यानी जो उसके परिवार में है, समाज में है, विद्यालय में है, उसका इम्पैक्ट सीधा-सीधा उसके आंतरिक भाव पर भी पड़ता है। इससे उसका विकास होता है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर परिवार में माहौल अच्छा है तो उसका विकास काफ़ी अच्छा होगा, उसके अंदर अच्छी शिक्षाएँ आएँगी और वो लोगों से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह ट्रीट करेगा। उसके बोलने का तरीका, उसके रहने का तरीका, दूसरों का सम्मान देना, छोटों को प्रेम देना, बराबर वालों के साथ भाईचारा रखना। तो ये सभी जो प्रभाव है वो आप देखेंगे उस बच्चे के अंदर। तो इस तरीके का जो व्यवहार होता है वो बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। यानी एक अनुभूति। अनुभूति का मतलब होता है कि जो उसने क्या फ़ील किया है, वो किस तरीके का फ़ील करता है। जब व्यवहार की व्याख्या अनुभूति के द्वारा नहीं की जाती, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता। मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ़ बाह्य फैक्टर को ही नहीं देखा जाता, व्यवहार में आंतरिक फैक्टर को भी देखा जाता है। यानी दोनों व्यवहार एक दूसरे के दोनों जो चीज़ें हैं बाह्य और आंतरिक एक दूसरे की पूरक हैं। यानी इसमें से एक फैक्टर को भी हम एब्सेंस नहीं कर सकते। दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए। तो इसकी जो ओरिजिनल डेफिनेशन थी वो यही थी कि व्यवहार और अनुभूति का व्यवहार। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये ओरिजिनल डेफिनेशन है मनोविज्ञान की। आत्मा का विज्ञान ओरिजिनल था, लेकिन जो डेफिनेशन दी गई वो यही थी, साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद मनोविज्ञान की परिभाषा और उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे। मनोविज्ञान की भौतिक और सामाजिक दोनों के ही व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान की परिभाषा है। यानी वही मैंने आपको बताया कि जो भौतिक और सामाजिक, यानी जो भौतिक के अंदर सारी जो सांसारिक थिंग्स आ जाएंगी और हमारे घर में किस तरीके का व्यवहार है और यानी आपके पास क्या-क्या सुविधाएँ, क्या-क्या संसाधन हैं। जब संसाधन अच्छे होते हैं, आपकी पूर्ति अच्छी होती है, आपके जीवन को चलाने के लिए जो मेन थिंग्स होती है, फंडामेंटल थिंग्स है, उनकी आपूर्ति होती है। जैसे मान लीजिए आपको समय पे खाना मिल गया और समय पे आपको लाइट मिल गई है, अ, समय पे आपको मतलब कोई भी सुविधा हो गई। जैसे मान लीजिए किसी को खाना मिल गया, किसी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान मिल गया और ये सामाजिक यानी दोनों। यानी जब हमें सही समय पे खाना मिल जाए तो हमारा जो जो व्यवहार होगा समाज के प्रति वो अच्छा होगा, क्योंकि हम एक संतुलन हो चुके हैं। यानी एक जो अभिप्रेरक होता है या आपने पढ़ा होगा कारक होता है, वो पूर्ण हो चुका है। या जैसे मान लीजिए कभी-कभी आपको बहुत नींद आ रही हो और आपको आपकी नींद पूरी हो जाए तो आपका विकास अच्छा होगा। आपका विकास अच्छा होगा तो आप सामाजिक तरीके से अच्छा व्यवहार करेंगे। जिस दिन आपको नींद पूरी नहीं होती तो आप काफ़ी चिड़चिड़े होते हैं और आपका व्यवहार थोड़ा-सा क्रूर होता है व्यक्तियों के प्रति। आप खुद अपने आप में थोड़ा-सा असंतुलन फ़ील करते हैं। तो मैं यही समझाना चाह रही थी। तो ये दोनों फैक्टर ही व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों फैक्टर पर मनोविज्ञान की परिभाषा है। मनोविज्ञान का उद्देश्य मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार, मानसिक और
व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। मानव व्यवहार को समझना और इसकी व्याख्या करना, यानी व्यवहार को किस तरीके से समझेंगे हम कि वो किस तरीके का व्यवहार करता है, वो सामाजिक तौर पे व्यवहार करता भी है, उसका स्वयं पे नियंत्रण है भी नहीं है, या उसका विवेक समाज के हिसाब से है या भी नहीं है। वही आत्मनियंत्रण, अगर मैं एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो वो आत्मनियंत्रित है या नहीं है। और अगर नहीं है तो काफ़ी सारे परीक्षण होते हैं जिसमें वो खुद के जो व्यवहार होता है उसे देखते हैं कि उसे किस तरीके से अपने आप का निरीक्षण किया जाए, समाज के अनुसार अपने आप को ढाला जाए, उनके नियमों और उनके जो नियम बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करें, और अपने आप को जज करें कि उनके जो नियम हैं उसने एक्सेप्ट किए हैं, वो सही तरीके से किए हैं या भी नहीं किए हैं। तो इन सब तरीके से इसका व्यवहार करने के लिए ही मनोविज्ञान। व्यक्ति के विकास, मैंने आपको बताया कि जब अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मानसिक प्रक्रियाएं अच्छी होती हैं, तो विकास अच्छा होता है व्यक्ति का, वो अच्छे से समायोजन करना सीखता है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। मेंटल हेल्थ लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मेंटल हेल्थ अगर बिगड़ जाती है तो व्यक्ति अपने आप में कुंठित हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है। जीवन की समस्याओं का समाधान कर व्यक्तित्व का विकास करना। जब मेंटल पीस अच्छी होती है तो हम सोचते हैं अपने बारे में, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के बारे में सोचते हैं कि हम कहाँ तक सही हैं, हम किस लेवल तक अपना व्यक्तित्व को बढ़ाया है हमने। आपने देखा होगा काफ़ी सारे राष्ट्रवादी हैं, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू हैं, अम्बेडकर है, एक काफ़ी नीचे तबके से थे, लेकिन अपने व्यक्तित्व के विकास के बलबूते पर उन्होंने एक हमारे देश को संविधान दिया। तो ये है। तो मेंटल हेल्थ इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। मानव विज्ञान को प्रभावी, संतुलित और सफल बनाना, ये सब फैक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र, मनोविज्ञान के काफ़ी सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर इनका रिसर्च किया जाता है। जैसे छोटे बच्चे के लिए बाल मनोविज्ञान हो गया, अगर हम एडल्ट के लिए पढ़ते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान हो गया। कई सारे कारखानों में कई सारे कर्मचारियों को कुछ ना कुछ परेशानी, तो वहाँ पर समाज मनोविज्ञान हो जाएगा, औद्योगिक मनोविज्ञान हो जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं जहाँ पर इनका तरीके से काउंसलिंग करवाई जाती है और उनकी समस्याओं का कारण जान के उसका निदान किया जाता है। जैसे पहला है सामान्य विज्ञान, यानी जो हमारे दैनिक जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके व्यवहार को देखा जाता है, उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद असामान्य व्यवहार, बालक किस तरीके से असामान्य व्यवहार, जैसे मान लीजिए बहुत सारे जो बालक होते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके जो विकार हुए हैं यानी वो किस वजह से हुए हैं उसके कारणों को जानना। तो ये सभी। उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन करना, जैसे मान लीजिए बहुत सारे हम आगे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, अधिगम के जो नियम पढ़ेंगे या अधिगम के जो क्षेत्र पढ़ेंगे उनमें हम पढ़ेंगे कि मनुष्य पशु पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन उनको बाद में नकार दिया गया, क्योंकि जो पशुओं पे एक्सपेरिमेंट करके जो कंक्लूजन निकाले गए उसे मनुष्य पे अप्लाई करना, क्योंकि मनुष्य एक काफ़ी ज़्यादा विकसित प्राणी है, उसके पास ब्रेन है। और तो इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है, मनुष्य और प्राणियों के व्यवहार का, मानसिक प्रक्रियाओं को। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा मनोवैज्ञानिक तथ्यों का परीक्षण और प्रयोग, या कोई भी मनोवैज्ञानिक तथ्य जो हो गए उनका प्रयोग करने के लिए प्रयोगशालाओं में, जनरली लेबोरेटरीज वगैरह में हम देखते हैं। उसके बाद सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक प्रभावों का अध्ययन। सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार मैंने आपको बताया कि सेल्फ एनालिसिस, यानी आप सबसे पहले अपने ऊपर सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आपकी जो जो नेचर है वो समाज के अनुकूलित है या प्रतिकूलित है। अगर प्रतिकूलित है तो सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस कीजिए, और जो सोसाइटी है उसकी जो रूल्स हैं उन्हें आप देखिए, उन्हें सीखिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और उसे अपने व्यवहार में ढालिए। और उसके बाद अगेन सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि क्या आप उस रूल्स को या उसके जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं
उस पर आप खरे उतरते हैं नहीं। तो इन सब का करने के लिए, क्योंकि जब व्यक्ति अच्छा होता है तो समाज भी अच्छा होता है, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। उसके बाद औद्योगिक मनोविज्ञान यानी कर्मचारी, काफ़ी सारी बार आपने देखा होगा हड़ताल हो जाती है, या कोई ना कोई कर्मचारी होता है वो किसी न किसी दुर्घटना से प्रभावित हो जाते हैं, हड़ताल होती है, तो वो अपने अपने जो समस्याएं आ रही हैं उनको अपने अपने जो भी सीईओ होता है या जो बॉस होता है उनके सामने रखते हैं। तो ये सभी इसके व्यवहार, उद्योगों में काम करने वाले व्यवहार और उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, ताकि उनकी समस्याओं का निवारण हो। सबसे पहले कारण को जाना जाए और उसका निवारण हो सके, जिससे वहाँ का जो एनवायरनमेंट है अच्छा रहेगा, तो उद्योग भी विकास करेगा और उसके साथ साथ हमारा राष्ट्र भी विकास करेगा, और व्यक्ति भी अपने आप में संतुलित रहेगा। यानी इन तीनों फैक्टर के लिए बाल मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं अगर मानती हूँ, क्योंकि एक जो बच्चा होता है ये एक कोरा कागज होता है। इसको हर स्टेज पे सिखाने की काफ़ी ज़रूरत होती है, और धीरे-धीरे वो सीखता भी है अपने खुद से और दूसरों के एक्सपीरियंस को देख के। जब हम बोलते हैं तो उसे रिपीट करने की कोशिश करता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे के व्यवहार को हम देखते हैं, वो ज़िद करता है, फिर थोड़े समय के बाद कब एक टाइम आता है, यानी 2 साल तक का या 1 साल तक का जब बच्चा होता है तो वो रोता है जब तक उसे कोई चीज़ ना मिल जाए। लेकिन जब आप देखेंगे कि जब धीरे-धीरे वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसका जो नेचर होता है वो थोड़ा-सा सेटल हो जाता है, यानी वो इतना ज़िद नहीं करता है और थोड़े टाइम के बाद चुप हो जाएगा और धीरे-धीरे वो चीज़ें समझने लगेगा। उसके बाद किशोर मनोविज्ञान, यानी ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली किशोर मनोविज्ञान। आपने देखा होगा ये जो एज होती है ये एक समाज को एक अग्रसर की ओर ले जाने वाली एज होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो युवा हैं, हमारे देश के जो युवा होते हैं, इनका रोल हमारे समाज को और हमारे राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर इनका विकास अच्छा होता है, इनके व्यवहार को, इनकी मानसिक स्थिति को अच्छी होगी, तो हमारा जो देश होगा वो भी, उसका विकास भी अच्छा होगा। प्रौढ़ मनोविज्ञान, यानी ये प्रौढ़ मनोविज्ञान जो किशोर मनोविज्ञान होता है, ये 13 से जनरली 18 से 19 के बीच में एज वाले जो जो बच्चे होते हैं उन पर किया जाता है। जो प्रौढ़ होता है, यानी जो 19 के बाद वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी 50 के अप्रॉक्स तक, 21 से लेके 50 तक की जो एज होती है, उन व्यक्तियों पर ये अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जब ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये हमारे देश को क्या दे रहे हैं या अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो ये सभी कि वो समायोजित कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या जॉब के रिगार्डिंग अगर उन्हें जॉब नहीं मिल रही है तो वो क्या होगा, थोड़ा से कुसमायोजित हो जाएंगे। इसी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है आगे जाके। विकासात्मक मनोविज्ञान, विकास हमने देखा है जन्म से लेके बड़े होने तक, हम छोटे थे फिर बड़े हुए, फिर उससे बड़े हुए, तो यानी हमारी हर स्टेज पे जो सीखने की एज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ये देखिए, छोटा बच्चा है, बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर अपनी जिम्मेदारियां इसने निभाई। तो इस तरीके से क्रमिक अध्ययन है ये, जन्म से लेकर मृत्यु तक। व्यक्ति जब छोटा होता है तब जिद करता है, बड़ा होता है तब रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपने समाज में योगदान देता है, उसके बाद जब बूढ़ा होता है तो वापस बच्चे की तरह बिहेव करता है। तो ये एक क्रम है। पशु मनोविज्ञान, पशुओं के व्यवहार को भी समझना, ये व्यवहार निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान, किसी भी समस्या के कारण को जानना और उसका उपचार करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर उस कारण को नहीं जाना जाएगा तो बालक क्या होगा, कुसमायोजित हो जाएगा, व्यक्ति क्या हो जाएगा, कुसमायोजित हो जाएगा, और उसका जो विकास होगा वो पूरा का पूरा वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा। उसके आगे की इच्छा नहीं होगी कुछ सीखने की, कुछ अपने आप में कुछ करने की। और अगर उसका उपचार हो जाता है कारण को जान के, तो वो इस समस्या से उभर जाएगा और अपनी लाइफ को आगे स्मूथली रनिंग करेगा। परामनोविज्ञान, ये अलौकिक और सामान्य मानसिक शक्तियों की घटनाओं का अध्ययन, यानी ये उन व्यक्तियों के लिए जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जैसे बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, इस टाइप के व्यक्तियों के लिए।
उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिक्षण अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया हो गई, बुद्धि हो गई, अभिवृत्ति, शैक्षिक समस्याओं का समाधान। शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना, जैसे मान लीजिए आप सीखते हैं, सीखते समय काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती है और प्रक्रियाओं को आप पार करते हुए कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से आप उस समस्या के हल को निकालने की कोशिश करेंगे और अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और अपने कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ व्यक्ति गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बचपन से काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं और उनकी जो एप्टीट्यूड्स होते हैं सीखने के वो काफ़ी शार्प होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो धीरे-धीरे सीखते हैं। है। तो ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। उम्मीद है आपको मेरा जो लेक्चर होगा वो काफ़ी अच्छा लगा होगा और मुझे जितना आता है मैंने आपको समझाने की कोशिश की और यस, तो इसके लिए अगर ऐसा कोई भी आपको ऐसा सजेशन लगता है कि मुझे इसके लिए इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप मुझे इसके लिए सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे क्या-क्या अपनी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। आज तक का लिए यही और नमस्ते।